एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू परचम। इंडियन हिस्टोरिकल फिगर सीरीज में आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। एक नए लीजेंड की बायोग्राफी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं और जो कि हमारे देश के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की बायोग्राफी को आज हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं, फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड। किस तरीके से भारत के राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के बनने के बाद जब इनका टेन्योर खत्म हो जाता है 2002 से 2007 के बाद, फिर उनकी यात्रा कैसी रही, क्या उन्होंने कंट्रीब्यूट किया देश के लिए, क्यों इन्हें भारत रत्न दिया गया और दूसरे बड़े सम्मान से नवाजा गया, वो सारी कहानी को आज हमें सीखना और समझने की जरूरत है। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों प्रश्नों के आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है, आपको इससे वैल्यू मिलती है और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर बायोग्राफी से आपको कुछ सीखने मिला और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते, तो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। और पहली बार चैनल पे आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी। अच्छा, बायोग्राफी स्टार्ट करने से पहले मुझे ऑटोबायोग्राफी याद आती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर, और इस क्वेश्चन को तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, विंग्स ऑफ फायर। और उसमें उन्होंने कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स अपने उसमें मेंशन किए हैं, किस तरीके से वो इंडिया को देखते हैं, उनका विजन क्या है, वो सारी चीज़ें उन्होंने उस बुक में बताई हैं। तो इनका एक थॉट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वो है इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा है, लगातार एग्जाम दे रहा है या अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में अपीयर हुआ हो और वो क्वालिफाई ना कर पाया हो, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको बस लगातार स्टडी करते जानी है, पढ़ाई करते जानी है और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम जी भी कोई साइंटिस्ट थोड़ी ना बनना चाहते थे, वो तो एक फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते थे, वो तो एक पायलट बनना चाहते थे, ठीक है। और हुआ ये कि जब इंटरव्यू की बात आई तो 25 लोगों में से केवल 8 लोगों का सिलेक्शन होना था और एपीजे अब्दुल कलाम जी की रैंकिंग जो थी वो 9th नंबर की थी, जिसके कारण आप कहेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी तो फेल हो गए। तो क्या वो वाकई में फेल हुए थे? नहीं। उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसा नहीं कि सपना छोड़ दिया कि मुझे पायलट बनना है, उन्होंने खुद का प्लेन बनाना शुरू कर दिया। वो डीआरडीओ चले गए, मिसाइल प्रोग्राम्स को लॉन्च करने लगे, एयरक्राफ्ट डिजाइन करने लगे, पीएसएलवी एसएलवी को डिजाइन करने लगे। तो फेल का ये मतलब नहीं होता है कि आप फेल हो गए हैं, फेल का एक्चुअली मीनिंग होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो कंटिन्यूअसली पढ़ते जाइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बायोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम बताना चाहती हूँ। तो एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम था आबुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर को 1931 में होता है, तमिल मुस्लिम फैमिली में, रामेश्वरम ऑन पम्बम आइलैंड। उस समय ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, आज के समय में तमिलनाडु राज्य का हिस्सा है। तो 15 अक्टूबर 1931 में एक तमिल मुस्लिम फैमिली में रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म होता है। इसलिए 15 अक्टूबर अगर हम बात करते हैं तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उनको स्टूडेंट से बड़ा लगाव था। जब वो प्रेसिडेंट थे ना, तो भी वो स्टूडेंट से मिला करते थे। जब भी उनको टाइम मिलता था वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाके अपने लेक्चर्स को डिलीवर करते थे, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम का सोचना था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट जॉब है हमारे नेशन में वो होती है एक टीचर की जॉब, क्योंकि टीचर के हाथ में भविष्य होता है, टीचर के हाथ में वो यूथ जनरेशन होती है और उनके विजन क्या होने चाहिए, एक बच्चे का ड्रीम कैसा होना चाहिए, उसके पूरे इवॉल्व होने में एक टीचर का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे मुझे एक साइंटिस्ट की तरह याद ना रखा जाए, मुझे एक शिक्षक की तरह याद रखा जाएगा तो मुझे बहुत सम्मान या और फक्र महसूस होगा। इनफैक्ट जब अपना अंतिम लेक्चर वो दे रहे होते हैं, वो आईआईएम जो मेघालय शिलोंग में आईआईएम है वहां पर अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे होते हैं और लेक्चर डिलीवर करते समय ही उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण उनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो उनको बहुत पसंद था बच्चों को सिखाना, उनको टीचिंग देना, इसलिए 15 अक्टूबर जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस दिन हम वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी मनाते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे भी हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के फादर का नाम जैनुलब्दीन था, जो कि एक बोट ओनर थे। ये पम्बम आइलैंड में जो रामेश्वरम के लिए जाते थे ना टूरिस्ट, तो उनको घाट तक छोड़ने का काम ये किया करते थे, मंदिर के दर्शन करवाने का काम ये किया करते थे, साथ ही साथ एक इमाम भी थे। इसके अलावा इनकी माता का नाम आशी अम्मा था, जो कि एक हाउसवाइफ थी।
ठीक है ना। कलाम जी के 4 भाई थे, एक बहन थे, सबसे एल्डर जो ब्रदर थे वो कलाम थे। तो लगातार होता क्या था कि अब एक बोट का ओनर है, जो नाविक है, नाव चलाते हैं, तो उतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती, और आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो उन पे प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो अपनी फैमिली को मदद करने के लिए वो सुबह 4 बजे उठा करते थे और न्यूज़पेपर को बेचने का काम किया करते थे, जिससे उनकी फैमिली को थोड़ी मदद मिल जाए। पढ़ने का शुरू से ही बहुत शौक था, तो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले वो उस न्यूज़पेपर को पूरा पढ़ते थे। उनका मानना था जहाँ से भी ज्ञान मिले वो ज्ञान ले लेना चाहिए, नई नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने इस प्रोफेशन को चुना था कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम उन्होंने इसलिए अपने कंधों पे लिया, जिससे वो उस न्यूज़पेपर को या डेली अपडेट जो आ रहे हैं उनको वो पढ़ सके। ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी प्राइमरी एजुकेशन इन्होंने रामेश्वरम से ही ली। रामेश्वरम से प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद ये सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में चले गए। वहाँ से उन्होंने बीएससी की, फिजिक्स में डिग्री ली 1954 में। और उसके बाद इनको लगा कि अगर इनको अपने विज़न को कंप्लीट करना है, क्योंकि जब ये पाँचवीं कक्षा में थे तब इनके टीचर इनको ले गए थे समुद्र के किनारे ये दिखाने के लिए कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, बर्ड्स कैसे फ्लाई होते। तब से ही उनको इंस्पिरेशन मिला कि वो भी उड़ना चाहते हैं और एक पायलट बनना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर एक इंजीनियर बनने का सोचा, और इंजीनियर बनने के लिए इन्होंने एमआईटी जो मद्रास यूनिवर्सिटी है उसको ज्वाइन कर लिया 1955 में, और वहाँ से इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंप्लीट करने का काम किया। उसके बाद ही इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में बैठे, रिटर्न तो क्वालिफाई कर लिया, जो आपका एसएसबी का होता है टेस्ट उसमें वो डिस्क्वालीफाई कर गए। टोटल 25 स्टूडेंट्स को ही सिलेक्ट करना था, 25 स्टूडेंट में से केवल 8 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करना था। ठीक है। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की रैंकिंग 9th नंबर की थी, जिसके कारण उनकी ये अपॉर्चुनिटी, उनका ये सपना वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि वो एक फाइटर पायलट बनना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने हार नहीं मानी और अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद ये डीआरडीओ को इन्होंने ज्वाइन किया। अब वो कहानी हम समझेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी अलग अलग यूनिवर्सिटी से एपीजे अब्दुल कलाम जी ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ इंडिया विद द यूनिक ऑनर ऑफ रिसीविंग ऑनरी डॉक्टरेट फ्रॉम 48 यूनिवर्सिटी। 48 अलग अलग विश्वविद्यालयों से इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। और इनका जो ग्रेजुएशन या इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वो इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से पढ़ाई की थी। 1960 में इन्होंने जब पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो कलाम जी ने डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया एज अ साइंटिस्ट, और उसके बाद ये मेंबर बन गए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज में। डॉक्टर कलाम ने अपनी बायोग्राफी में डिस्क्राइब किया है अपनी जर्नी के बारे में। जब वो डीआरडीओ में थे तो उन्होंने अपने उस एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे बताया है, किस तरीके से 3 बहुत ही शानदार बेहतरीन साइंटिस्ट की लीडरशिप में इन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला। ही डिस्क्राइब हिज टाइम एट डीआरडीओ एज दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेज इन विच आई लर्न लीडरशिप फ्रॉम 3 ग्रेट टीचर्स। वो टीचर्स कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश। इनसे इन्होंने टीचिंग भी ली है, मतलब टीचिंग इन द सेंस इनको पढ़ाया नहीं है, वो जिस तरीके से काम करते थे, उनकी जो मेथड थी या एक लीडरशिप थी, वो उन्होंने लर्न किया है। ठीक है। तो इन्होंने सतीश धवन जी के साथ भी काम किया है और इन्हें विक्रम साराभाई जी के साथ भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इनफैक्ट एक कहानी तो ऐसी हमको मालूम चलती है कि जब डॉक्टर कलाम ने इसरो को ज्वाइन किया डीआरडीओ के बाद, वो शिफ्ट कहाँ पर हो गए थे? इसरो में शिफ्ट हो गए थे। और इसरो में जब शिफ्ट हुए उसके बाद उन्होंने एसएलवी, जो पहला हमारा रॉकेट है, उसको लॉन्च किया। रॉकेट लॉन्चिंग के कुछ समय बाद इंजन फेल हो गया, जिसके कारण वो मिशन अनसक्सेसफुल हुआ। और जब वो मिशन अनसक्सेसफुल हुआ तो लोगों ने डिमांड की, लोगों ने बातें उठाई, जो मीडिया है वो उसे कवर करने आई कि भारत का इतना पैसा इस रॉकेट में खर्च हो गया, आज हमारे देश में गरीबी, उससे अच्छा वो गरीबों की मदद में आ जाता। तो उस समय डॉक्टर जो सतीश धवन थे, प्रोफेसर सतीश धवन थे, वो उस समय इसरो के चेयरमैन थे, और उन्होंने वो पूरी जो फेलियर हुआ था ना मिशन का, उसका पूरा फेलियर अपने कंधों पे ले लिया कि ये मेरी गलती है, ये मेरी गलती। तो उससे भी उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, कि लीडर किस तरीके से होते हैं। ठीक है। अब कलाम जी जो है वो ट्रांसफ़र हो गए थे डीआरडीओ से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन 1969, और उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया था इसरो में सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का, मतलब एसएलवी का इनको इंचार्ज दिया गया था, प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया गया था। उसके बाद इन्होंने 1980 में
1980 में SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया। SLV-3 को इन्होंने सक्सेसफुली लॉन्च किया और इसमें जो सैटेलाइट था उसका नाम था रोहिणी। तो रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली हमने SLV से लॉन्च किया था और इस तरीके से भारत भी एक एलाइट क्लब में शामिल हो गया था जो जिसकी अप्रोच कहाँ तक थी, स्पेस तक थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि SLV-3 में कंट्रीब्यूशन रहा है APJ अब्दुल कलाम जी का। इन्होंने नियर अर्थ ऑर्बिट में रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके अलावा अगला इनका जो बड़ा मिशन है और जो हमारे लिए आज भी मील का पत्थर है वो है PSLV। तो PSLV जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है उसमें भी कंट्रीब्यूशन किसका है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। और PSLV आपको पता ही होगा कि हमारे देश का सबसे सक्सेसफुल जो रॉकेट है वो PSLV है। PSLV से ही आपने चंद्रयान-1 को लॉन्च किया था, PSLV से ही आपने मंगलयान को लॉन्च किया था। तो PSLV बहुत ही सक्सेसफुल, मतलब इसका अगर आप सक्सेस रेट देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है और इसको डिज़ाइन करने वाले भी, इसको लॉन्च करने वाले भी कौन थे, APJ अब्दुल कलाम जी ही थे। फिर पायोनियर इन द फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपनी एक यंग साइंटिस्ट की टीम तैयार की थी जो कि फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी पे काम करते थे और इन्होंने इसरो में डिज़ाइन और डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्शन करने का काम किया था कंपोजिट रॉकेट मोटर केसेस को। ठीक है, तो फाइबर ग्लास टेक्नोलॉजी की मदद से इन्होंने इसरो में रॉकेट मोटर केसेस को डिज़ाइन करने का काम शुरू करवाया था अपने यंग साइंटिस्ट की टीम की मदद से। ठीक, इतनी चीज़ें। फिर डॉक्टर कलाम ने 1970 में 2 नए प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए, 2 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की। एक था प्रोजेक्ट डेविल और दूसरा था प्रोजेक्ट वैलियंट। और इन दोनों के ज़रिए जो SLV था ना हमारा, जो SLV हमने सक्सेसफुली प्रोग्राम लॉन्च किया था उसकी ही टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर कलाम मिसाइल को भी लॉन्च करना चाहते थे। लेकिन हालांकि ये प्रोजेक्ट बाद में अप्रूव नहीं हुए जिसके कारण ये प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट ही रह गए। 20 साल तक इसरो में इन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद इनको लगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें काम करना चाहिए। तो इसरो से वापस से DRDO में शिफ्ट हो जाते हैं। इसरो से वापस कहाँ चले गए, अब वो 20 साल की सेवा के बाद DRDO में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए, क्योंकि इन्हें इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर गाइडेड मिसाइल मतलब गाइडेड मिसाइल इनको तैयार करनी थी। तो आप लोग ने हमेशा एक मिशन के बारे में सुना होगा IGMDP। कई बार मैंने करंट अफेयर्स के सेशन में भी इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में आपको बताया है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जिसके चीफ एग्जीक्यूटिव किसे बनाया गया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बनाया गया था। और इन्होंने इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के अंतर्गत 5 प्रकार की मिसाइल को लॉन्च करने का प्लान बनाया था जिसको हमने कई बार शॉर्ट ट्रिक में देखा है, विच इज़ पटना, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल, नाग और आपका आकाश। तो पृथ्वी और जो अग्नि मिसाइल है इनको लॉन्च करने का काम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया है। बाकी की जो 3 मिसाइल है जैसे कि आपको देखेंगे नाग है या फिर आपका त्रिशूल है और आकाश है, इनको भी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत ही तैयार किया गया है। अग्नि जो मिसाइल है वो हमारे देश की पहली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी। ये मिसाइल सरफेस टू सरफेस आसानी से अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम थी। तो सक्सेसफुली जो है वो इस इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को तैयार करने का क्रेडिट भी किसे जाता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है। इसलिए इन्हें आज हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अग्नि इंडिया फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल विच इनकॉर्पोरेट एस्पेक्ट ऑफ द ASLV-3 एंड द लॉन्च इन 1989। इसके अलावा इन्होंने जो पोखरण सेकेंड हुआ था, पोखरण टेक्स जो सेकेंड नंबर का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था उसके में भी कोऑर्डिनेटर के रूप में और जो चीफ कोऑर्डिनेटर थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की मदद से पोखरण टेस्ट को भी, सेकेंड नंबर का जो टेस्ट था उस न्यूक्लियर टेस्ट को भी लॉन्च करने में मदद की थी। ठीक है, तो 1982 में जब DRDO को रिज्वाइन किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने और उसके बाद जब उन्होंने सक्सेसफुली मिसाइल को लॉन्च किया तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब उसके बाद इनके यहाँ से धीरे धीरे पॉलिटिकल करियर की शुरुआत भी होना शुरू हो गई। तो ये कोई व्यक्ति अब इतना ख्याति प्राप्त कर चुका है, इन्होंने जब ये इंटीग्रेटेड मिसाइल प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है, मिसाइल बनाना शुरू कर दिए तो पद्म अवार्ड मिलना शुरू हो गए हैं। तो एक वर्चस्व आ जाता है ना, देश में विदेश में हर कहीं उनकी बातें हो रही हैं कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट है हमारे देश में। तो इन्हें चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द DRDO के रूप में सर्व किया इन्होंने 1992 से दिसंबर 1999 तक। उसके बाद कलाम जी ने चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अलोंग द राजगोपाला,
चिदम्बरम के साथ जो पोखरण टेस्टिंग है ना वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट की थी, जिसके बाद 1991 2001 में इन्हें प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक कैबिनेट मिनिस्टर की रैंकिंग के हिसाब से इन्हें जो है वो अपॉइंट किया गया था। तो इन्होंने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में भी हमारे देश में सेवाएं दी हैं। क्लियर। अब मेडिकल की फील्ड में भी इन्होंने काम किया है। इन्होंने कलाम राजू स्टेंट तैयार किया था। अभी कलाम राजू स्टेंट क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कार्डियक अरेस्ट के बारे में, या आपने हार्ट अटैक के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा कई लोगों को बात करते हुए, कई बार आर्टरीज जो होती है उनमें ब्लॉकेज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण भी ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उस पर डॉक्टर क्या करते हैं, एक स्टेंट को वहाँ पर लगाते हैं, है ना। तो हम इसी स्टेंट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कलाम राजू स्टेंट भी क्रिएट किया गया था कलाम जी के द्वारा, और एक फिजिशियन थे एस राजू, उन दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया गया था, लो कॉस्ट कोरोनरी स्टेंट इन 1998। इसके बाद कलाम राजू टैबलेट भी तैयार किया गया था एक टीम के द्वारा तैयार किया गया था 2012 में, जिससे एक कंप्यूटर टैबलेट है जिसकी मदद से आप रूरल हेल्थ केयर फैसिलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। और अपने कलाम जी चाहते थे कि भारत एक डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, है ना, और किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप एक डेवलपिंग नेशन को एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, हेल्थ एंड साइंस की फील्ड हो। इसलिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट को भी लिखा था, एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है इंडिया विजन 2020। तो इंडिया विजन 2020 भी डॉक्टर कलाम की ही लिखी गई पुस्तक का नाम है, क्योंकि वो अपने देश को, भारत को एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखना चाहते थे 2020 तक। The plan called for, among other measures, increasing agriculture productivity, emphasizing technology as a vehicle for economic growth, and widening access to healthcare and education. ठीक है। इसके अलावा देखेंगे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, तो ये बहुत डीपली इन्वॉल्व थे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में, और साथ ही हमारे देश के पहले ऐसे हेड ऑफ द स्टेट थे जिन्होंने फाइटर प्लेन को उड़ाया था। ही ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ स्टेट टू फ्लाई अ फाइटर प्लेन, और इन्होंने एक इंडिजिनियसली होवरक्राफ्ट जिसका नाम था नंदी, उसको भी तैयार किया था। His first aeronautical project led him to design India first indigenous hovercraft नंदी। अभी होवरक्राफ्ट क्या होता है, तो ओवरक्राफ्ट क्या होता है, एक व्हीकल होता है, एक वाहन होता है जो ज़मीन पे, पानी पर, आइस पर, कीचड़ में हर कहीं आसानी से चल सकता है। ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, होवरक्राफ्ट कहते हो। और इसको भी तैयार करने का काम, जिसका नाम था नंदी, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की टीम के द्वारा ही किया गया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा पूरा मिशन की शुरुआत भी की गई थी, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू द रूरल एरियाज, क्योंकि वो रूरल एरियाज में भी टेक्नोलॉजी को पहुंचाना चाहते थे। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एज अ प्रेसिडेंट उन्होंने क्या क्या किया वो हम देखते हैं। तो 2002 की बात है। 2002 में अन्ना यूनिवर्सिटी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी अपना लेक्चर ले रहे होते हैं, और सडनली उनके पास उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका फ़ोन पहुंचता है। तो वो फ़ोन जब उनके पास पहुंचता है तो डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात की है, डिस्कशन किया है, हमारे जो अलाइड ग्रुप्स हैं उनके साथ डिस्कशन किया है, हम आपका नाम जो है वो एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं, और हम आपकी हाँ सुनना चाहते हैं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा कि मुझे 2 घंटे का समय दीजिए, और उनको 2 घंटे का समय दिया गया, और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से स्वीकार कर लिया, हाँ कह दिया। तो हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है। इनके अपोजिशन में, अपोजिशन पार्टी का जो व्यक्ति खड़ा होता है एज अ प्रेसिडेंट, वो लक्ष्मी सहगल होती हैं। लक्ष्मी सहगल जी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इंडियन नेशनल आर्मी के साथ भी थी, उन्हें एज अ प्रेसिडेंट अपोजिशन में रखा जाता है, लेकिन उनको केवल 1 लाख के करीब जो है वो वोट्स मिलते हैं। लगभग 9 लाख के करीब जो वोट है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिलते हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति बन जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का अगर टेन्योर आप देखेंगे 2002 से लेकर 2007 तक इनका टेन्योर रहता है, लेकिन आप देखेंगे राष्ट्रपति बन रहा है 2002 में। 2002 में राष्ट्रपति बनने से पहले ही 1997 में हमारे देश का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है, जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, भारत रत्न से नवाजा जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, तो 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न दिया जाता है। साथ ही साथ ये तीसरे नंबर के ऐसे राष्ट्रपति बन जाते हैं जिनको राष्ट्रपति का पोजीशन रखने से पहले, राष्ट्रपति की पोजीशन को होल्ड करने से पहले ही
जो है वो भारत रत्न सम्मान दिया गया। एक तो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, दूसरे हैं जाकिर हुसैन जी और तीसरे नंबर पे है APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, अब जब ड्यूरिंग द प्रेसिडेंसी तो ये चाहते थे कि जो प्रेसिडेंट हाउस है या राष्ट्रपति भवन है वो लोगों के लिए ओपन रहे, तो लोग कभी भी राष्ट्रपति भवन में गार्डन में विजिट कर सकते थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से मुलाकात कर सकते थे, मिल सकते थे, इसलिए इन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के अलावा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा लोगों से मिलने को तैयार होते थे, स्पेशली स्टूडेंट से। ठीक है, अगर हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आप देखेंगे पद्म भूषण इन्हें 1981 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1990 में दिया गया था और 1997 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इसके अलावा जो साइंस की फील्ड में इन्हें अवार्ड मिले हैं वो तो उनकी लिस्ट काफ़ी लंबी है ना, काफ़ी सारी इनको साइंस के फील्ड में अवार्ड दिए गए हैं। इसके अलावा अगर इनके सम्मान के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है कलाम सेट जो सबसे छोटा सैटेलाइट है वो भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे ही लॉन्च किया गया है। और फिर ISA जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर एक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था और उस बैक्टीरिया का नाम भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है, जिसका नाम है सोलिबैसिलस कलामी। ठीक है, आगे बात करते प्रेसिडेंसी के बाद अब रिटायरमेंट हो चुका है। रिटायरमेंट के समय भी ये सैलरी का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो रूरल एरियाज़ में दे देते थे, जिससे वहाँ पर स्कूल बन सकें और जो प्रॉब्लम उन्होंने बचपन में फेस की है एजुकेशन में वो दूसरे बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम ना होए, इसलिए वो रूरल एरियाज़ में एजुकेशन के सेक्टर में हमेशा काम करते रहे। जब ये रिटायर हो गए, जब इन्होंने मतलब कह सकते हो कि प्रेसिडेंसी ख़त्म हो गई इनकी, इनको सेकंड चांस मिला था कि आप वापस से एक बार राष्ट्रपति बनिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि वो दोबारा राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, उसके बाद अलग अलग जो हमारे इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एज अ प्रोफेसर और एज अ लेक्चरर वो जाते थे और लेक्चर देने का काम, डिलीवर करने का काम करते थे। ठीक है ना, इतनी चीज़ें तो आप देखेंगे ये चांसलर भी रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में, IIT बेंगलोर कह सकते हैं। इसके अलावा IIM मैनेजमेंट, IIM आपका शिलोंग, IIM अहमदाबाद, कई सारे इंस्टीट्यूट में इन्होंने जाके लेक्चर्स को डिलीवर करने का काम किया है। ही टॉट टेक्नोलॉजी एट BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एंड अन्ना यूनिवर्सिटी as well as information technology at the International Institute of Information Technology in हैदराबाद। तो कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में इन्होंने एरोडायनामिक्स पे लेक्चर्स दिए हैं, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लेक्चर्स दिए हैं और कई अलग अलग सब्जेक्ट पे इन्होंने लेक्चर डिलीवर करने का काम किया है। जब IIM शिलोंग में ये अपना लेक्चर डिलीवर कर रहे थे मेघालय में, तो उस समय इनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, जिसके कारण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निधन हो जाता है और ये घटना 27 जुलाई 2015 की होती है। तो 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का निधन हो जाता है। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट। हर एक व्यक्ति के पास समान टैलेंट नहीं होता, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास समान अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने टैलेंट को डेवलप करे। तो ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का है। तो जैसा कि मैंने कहा कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था और शिलोंग में लेक्चर डिलीवर करते समय 27 जुलाई 2015 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो जाता है। ये हमारे देश के 11वें नंबर के राष्ट्रपति होते 2002 से 2007 तक। इन्हें भारत का सबसे उच्च सम्मान, सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 1997 में दिया जाता है। इन्होंने एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की तरह काम किया था पोखरण सेकेंड टेस्ट में 1998 में। इन्होंने DRDO में अग्नि और पृथ्वी मिसाइल को डेवलप करने का काम भी किया था। ठीक है, SLV-3 के जरिए इन्होंने रोहिणी को लॉन्च किया था 1980 में। PSLV के कॉन्फ़िगरेशन में भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अंत में हम बात कर लेते हैं इनकी बर्थ एनिवर्सरी को। नेशनल इनोवेशन डे एंड वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो नेशनल इनोवेशन डे भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है, वहीं वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे उड़ीसा राज्य में, तो उड़ीसा राज्य में आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड दिखेगा जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड, और व्हीलर आइलैंड का नाम चेंज करके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम पर अब्दुल कलाम आइलैंड कर दिया गया था। 2015 की ही ये बात है।
तब इसका नाम चेंज कर दिया गया था। और मैक्सिमम आपके जो भी लॉन्चिंग होती है मतलब मिसाइल की टेस्टिंग वगैरह होती है, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा चांदीपुर रेंज या फिर व्हीलर आइलैंड, अब्दुल कलाम आइलैंड, तो यहाँ से ही मैक्सिमम टेस्टिंग की जाती है। ठीक है, इसके अलावा 2020 में अगर हम देखेंगे, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, उस दिन कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन की शुरुआत भी गवर्नमेंट ने की थी। ठीक है, अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, जिनमें से उनकी कुछ खास बुक्स हैं। जैसे आप देखेंगे विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है। इन्होंने इंडिया 2022 विजन नाम से भी पुस्तक लिखी है, क्योंकि वो भारत को 2020 तक एक डेवलप्ड नेशन की तरह देखते थे। इग्नाइटेड माइंड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है और इससे क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी फ्रेम हुए हैं। फिर APJ अब्दुल कलाम माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शन, तो ये भी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बुक है। इसके अलावा एक बहुत लंबी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कौन कौन सी बुक्स जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी हैं। टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस है ना, ये फॉर्ज योर फ्यूचर, तो आप देख सकते हैं टारगेट 3 बिलियन, तो ये सारी बुक जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की हैं, आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने पहले बुक लिखा बताई थी आपको, इनसे ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये बायोग्राफी थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। अंत में बात करते दो क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म कब हुआ था। ठीक है, 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है, जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 2002 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लड़ते हैं तो इन्होंने किसे सक्सीड किया था, मतलब इन्होंने किसे सक्सीड किया था, किसकी जगह पे आए थे। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। दोनों प्रश्नों का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, सही आंसर भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एंड बाय बाय।